Edusalis Education with Peace of Mind. Hello friends, my name is Rasika and I welcome you all to Edusolis, that is education with peace of mind. So friends, नाबार्ड ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, तो ये सभी ग्रेजुएट्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें जो ग्रॉस पे है वो मोर देन 70,000 है प्लस अलाउंसेस। तो ये मानिए आपकी ज्वाइनिंग के साथ ही जो आपकी फ़र्स्ट पे होगी दैट विल बी मोर देन 85,000 पर मंथ। तो ये एक फ्रेशर्स और साथ में अगर आप कहीं काम भी कर रहे हो तो उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है मोर देन 80,000 पर मंथ पाने की। आप सबको पता है, जैसे मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस रहा है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रहा है। मैंने SBI PO क्रैक किया था इन 2015 एंड देन आई वर्कड इन SBI फॉर 6 ईयर्स। बट मैंने साथ में नाबार्ड ग्रेड ए का भी एग्ज़ाम दिया था इन 2017, जिसमें मैंने प्रीलिम्स और मेंस पास किया था। हाउएवर आई कुड नॉट मेक अप टू द फाइनल मेरिट लिस्ट। तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से हम आपको बताते हैं, जो उसमें प्रीलिम्स आता है और मेंस जो एग्ज़ाम होते हैं उनका डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता। जितना आप देखोगे RBI ग्रेड बी, क्योंकि मेरा RBI ग्रेड बी में भी एक्सपीरियंस रहा है, तो उसके कंपैरेटिवली इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल रहता है वो लो रहता है। इवन हम बात करें तो SBI PO से भी इसका डिफ़िकल्टी लेवल लो था जो इसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है वो बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू बैंक PO। तो इसलिए ऑटोमेटिक क्या होता है, कट ऑफ हाई जाता है, आपका कट ऑफ हाई जाता है, इसलिए आपको जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो ज़्यादा अटेम्प्ट करने होते हैं, और जो भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो वो आपको मैक्सिमम एक्यूरेसी से करने रहते हैं। फिर प्रीलिम्स और मेंस के बाद इनका इंटरव्यू होता है, फिर टोटल मार्क्स होके इनकी मेरिट लिस्ट रेडी होती है। तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा यही सजेशन है कि आप लोग नाबार्ड ग्रेड ए का फॉर्म ज़रूर से फिलअप करिए, एग्ज़ाम देने जाइए, अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइए, क्योंकि इसमें कंपटीशन ज़्यादा रहता है और ऑब्वियसली इतनी अच्छी पे है तो कंपटीशन होगा भी ज़्यादा। ठीक है, आज के वीडियो में हम आपको नोटिफिकेशन रिलेटेड सारी डिटेल्स बताएंगे, जैसे वहाँ उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डेट्स क्या है, क्या चीज़ें हैं जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय ध्यान में रखनी है, मिस आउट नहीं करनी है कि एप्लीकेशन रिजेक्ट ही ना हो जाए, क्या सिलेबस है। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी डाउट रह जाता है ज़रा सा भी, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम हर एक को रिप्लाई देते हैं अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो नोटिफिकेशन का। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन आज डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कोई भी एजुकेशनल वीडियो आता है आपका मिस आउट नहीं हो। साथ में आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही फ्री में एजुकेशनल वीडियोस बनाते रहने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो जैसे आप देख सकते हो, अभी जो नाबार्ड में वैकेंसीज आई है ग्रेड ए की, वो RDBS यानी इनका रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विसेज और राजभाषा, इसके लिए आई है। जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो देख लीजिए। इसकी एप्लीकेशन ओपन हो गई है 18 जुलाई को, और साथ में ये 7 अगस्त तक रहेगी। तो आप नाबार्ड की जो वेबसाइट है www.nabard.org, वहां जाके इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें वही लिखा है, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्ट टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू बैंकिंग वेबसाइट। ऑनलाइन ही आपको एप्लीकेशन फिलअप करना है और कोई फिजिकल इसका मोड नहीं है। ये इन्होंने इंपॉर्टेंट डेट्स है, ये ध्यान में रखिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस की डेट है 18 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में, और जो आपका फेज 1 एग्जाम होगा वो होगा टेंटेटिवली 7 सितंबर को। मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज 7 अगस्त तक मत वेट करिएगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल और पेमेंट में, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, बहुत ही हैवी ट्रैफिक कंजेशन हो जाता है वेबसाइट्स में, या पेमेंट अटक जाते हैं। तो आप ये अवॉइड करिएगा लास्ट मिनट पेमेंट, उसकी जगह आप 2-3 अगस्त तक ही अपना ये सारा कंप्लीट कर लीजिएगा। प्रीलियम्स की बात करें तो देखिए 7 सितंबर को प्रीलियम्स है, तो अभी कुछ लगभग आप मान सकते हो 1.5 महीने है आपके पास हाथ में, तो आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। फिर हम लोग बात करते हैं वैकेंसीज की। तो वैकेंसीज देखिए, जो जनरल कैटेगरी
है, मतलब इसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, जस्ट आपकी नॉर्मल बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, किसी स्पेशलाइज्ड फील्ड की नहीं जरूरत है। ओके, तो जो जनरल जो है उनके लिए जो वैकेंसीज है वो है टोटल 80, जिसमें आप बाइफर्केशंस देख सकते हो। अनरिजर्व्ड के लिए 33, एससी के लिए 12, 6 फॉर एसटी, 21 फॉर ओबीसी एंड 8 फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। फिर ये जितने भी स्पेशलाइज्ड पोस्ट हैं इसमें थोड़ी थोड़ी सी वैकेंसीज है, 5, 2, 2, 3, 4, तो अगर आप चाहो तो इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बट हाँ, आपको एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करने मिलेगा, ऐसा नहीं कि आप सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो आप देख कर करिएगा आप कौन सी पोस्ट के लिए करना चाह रहे हो। फिर फाइनेंस में थोड़ी ज्यादा है, 30 वैकेंसीज है। देन आईटी में थोड़ी ज्यादा है, इसलिए मैंने हाईलाइट किया, 25 है। तो टोटल वैकेंसीज की अगर बात करें तो 161 वैकेंसीज है इस बार। और राजभाषा में 7 वैकेंसीज है राजभाषा की, जिसमें आपकी इंग्लिश और हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो 7 वैकेंसीज है राजभाषा की। ये आप देख सकते हो 7+1, ये है फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए, फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए 8 वैकेंसीज है। ओके, तो ये तो हो गई वैकेंसीज की बात। अभी आप किसी स्पेशलाइज फील्ड के लिए करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, उसमें वैकेंसीज कम है। अदरवाइज यू गो फॉर दिस जनरल कैटेगरी। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें फिर ये लिखा है आउट ऑफ 161 वैकेंसीज आरडीबीएस एंड 7 असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा, 8 वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर फिजिकली एबल्ड कैंडिडेट्स। तो इनके लिए 8 वैकेंसीज आपकी रिजर्व्ड है इसमें से। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। हाँ, फिर हम लोग आ जाते हैं डायरेक्टली अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें पहले बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की एज ऑन 1 जुलाई 2022। तो इसमें जो चाहिए वो देखते हैं। इट इज क्लैरिफाइड दैट कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट मैनेजर कैन नॉट अप्लाई फॉर अनदर डिसिप्लिन एंड वाइस वर्सा। Similarly, candidates applying for assistant manager राजभाषा cannot apply for assistant manager RDBS and vice versa। जैसे मैंने बोला कि या तो आप RDBS जो जनरल और जिसमें एग्रीकल्चर फिशरीज वाली पोस्ट है, रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड पोस्ट, या तो आप उसके लिए अप्लाई करो और या फिर राजभाषा के लिए अप्लाई करो। आप दोनों के लिए एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसमें अगेन फिर से इन लोग ने वही लिखा है कि यू हैव टू अप्लाई फॉर 1 पोस्ट डिसिप्लिन ऑफ हिज चॉइस। एक ही फील्ड में आपको अप्लाई करना है, और अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस डाल दोगे तो जो लास्ट एप्लीकेशन आप सबमिट करोगे वो ही वैलिड होगा, और अदरवाइज और बाकी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाएंगे। और साथ में हर एप्लीकेशन के लिए अगर आप डिफरेंट जो आपने फीस भरी है वो भी ऑर्गेनाइजेशन फॉरफीट कर लेगा, आपको रिफंड नहीं करेगा। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए अच्छे से। इसमें ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो बट इसमें क्या लिखा है, एज ऑन 1 जुलाई 2022। 1 जुलाई 2022 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो कि फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में है अपने, और उन्होंने अभी जस्ट एग्जाम दिया है अपना मार्च अप्रैल में, तो उनका जो रिजल्ट है वो 1 जुलाई तक डिक्लेयर हो जाना चाहिए। और अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है ऑलरेडी कंप्लीट, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। साफ साफ लिखा है बैचलर इन एनी पर्टिकुलर डिसिप्लिन मीन्स दैट द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड दैट डिसिप्लिन एज अ मेन सब्जेक्ट। ओके, वो मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपका नॉर्मल बैचलर्स है आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बीएससी, बीकॉम, बीए, तो आप जनरल के लिए करिए। बाकी के लिए आपको स्पेशलिस्ट ही होना चाहिए उस ग्रेजुएशन में। देखिए अब इसमें जनरल के लिए उन्होंने क्या दिया, बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% मार्क्स। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, आपका क्यूमुलेटिव जो आ रहे परसेंटेज वो 60% होना चाहिए। और SC ST और PWBD एप्लीकेंट्स की बात करें तो 55%। और अगर सपोज आपका ग्रेजुएशन में 60% नहीं हो रहा है, उससे थोड़ा कम रह गया, बट अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, MBA PGDM कर रखा है और उसमें आपके 55% मार्क्स है, तो भी आप एलिजिबल हो। सिमिलरली अगर SC ST PWBD के ग्रेजुएशन में 55 नहीं है बट पोस्ट ग्रेजुएशन में 50 है, तो भी आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ओके, बाकी आप जितने भी देखिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की पोस्ट है तो उसमें स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, उसी फील्ड में आपका डिग्री होनी चाहिए। बैचलर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स। फिशरीज के लिए भी बैचलर डिग्री इन फिशरी साइंस। सिमिलरली फॉरेस्ट, लैंड डेवलपमेंट, इन सब के लिए आप देख लीजिएगा। अगर इन सब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर एरिया में ही आपकी वो डिग्री होनी चाहिए, ठीक है।
आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाँ, राजभाषा का देख लेते हैं। अगर कोई जो राजभाषा के लिए अप्लाई कर रहा है तो उनकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, किसी में भी हो सकती है, बट उसमें आपका हिंदी और इंग्लिश ये दोनों कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने ही चाहिए। ओके, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए और SC ST के लिए 55%। मार्क्स का क्राइटेरिया सेम है जो जनरल के लिए था, बट जो इसमें इन्होंने मेंशन किया है साफ साफ, अगर आप राजभाषा के लिए कर रहे हो तो आपका होना किसी भी मीडियम में, चाहे आपने इंग्लिश मीडियम से किया हो चाहे हिंदी मीडियम से, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट एज अ सब्जेक्ट आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही पढ़ी होनी चाहिए। साथ में PG, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, बैचलर्स डिग्री ये होनी चाहिए, और साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए इन ट्रांसलेशन मिनिमम 1 ईयर इन हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइसी वर्सा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब राजभाषा में काम ही यही होता है, जो भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश में ये ट्रांसलेशन आपको वर्क आना चाहिए, इसलिए बैचलर्स डिग्री के साथ ये और एडिशनल क्वालिफिकेशन मांग रहा है, PG डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन। और अगर PG डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन नहीं है तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन हिंदी विद मिनिमम 60% मार्क्स, और अगर ये भी नहीं है तो और मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश विद मिनिमम 60% मार्क्स। तो बैचलर्स डिग्री के साथ इन तीनों में कोई भी एक ऑप्शन होना चाहिए, एक आपको क्राइटेरिया फुलफिल करना है, PG डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन और मास्टर्स डिग्री इन हिंदी और मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट, हाँ ये देख लीजिए आप, मैंने हाईलाइट नहीं किया है बहुत से लोगों को क्योंकि पता होता है, अभी बहुत जगह क्या है कि परसेंटेज नहीं मिलता, उसकी जगह CGPA पॉइंट्स अलॉट होते हैं, तो इन्होंने उसका क्राइटेरिया बताया है, अगर 6.75 है आपका तो ही आप एलिजिबल हो, अगर 60% मार्क्स तो ही माने जाएंगे। 6.75 में यानी 6.25 से 6.75 के बीच में 55 to 60 की रेंज आ जाती है, जिसमें SC ST वाले अप्लाई कर सकते हैं, और उसके नीचे फिर 50% 45% ऐसा। तो अगर जनरल के लिए अप्लाई करो तो 6.75 आपको मिनिमम CGPA होना चाहिए। ओके, एज क्राइटेरिया देख लेते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन 21 and 30 years of age as on 1st July 22. That is, he should not have born not earlier than 2nd July 92 and not later than 1st July 2001। यानी आपकी एज जो है वो इस ब्रैकेट में फॉल करनी चाहिए 21 से 30 के बीच में। ठीक है, ये आप इन्होंने डेट, बर्थ डेट इन्होंने साफ साफ मेंशन करी है, या तो आप 2nd जुलाई 1992 से लेकर 1st जुलाई 2001 के बीच में या तो बॉर्न होने चाहिए, या इन दोनों पर्टिकुलर डेट्स में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तो ही आप एप्लीकेबल हो फॉर्म भरने के, अदरवाइज नहीं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1st जुलाई 1992 भी है तो भी आप इनएलिजिबल हो। सिमिलरली अगर आपकी 2nd जुलाई 2001 भी है तो भी आप इनएलिजिबल हो। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में फॉल होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, फिर हाँ रिलैक्सेशन है कुछ एज लिमिट में, ये जैसे हरी केस में रहता है, OBC के लिए 3 इयर्स, SC ST और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 इयर्स, और फिजिकली डिसेबल्ड के लिए 10 इयर्स। इसमें जनरल वालों के लिए अलग अलग है, फिर जनरल कैटेगरी के हो और फिजिकली डिसेबल्ड हो तो 10 इयर्स, सिमिलरली OBC के लिए 13 इयर्स और SC ST के लिए 15 इयर्स। तो ये बात हो गई एज की, आप बहुत ध्यान से देखिएगा अपनी डेट ऑफ बर्थ, और तभी अगर एलिजिबल हो तो ही फॉर्म फिलअप करिएगा। फिर बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। अब इसमें 3 फेसेस रहेंगे आपके, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो पहले आएगा आपका प्रीलिम्स, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, उसमें मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स लिए जाते हैं, बट इसमें आपको कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है। जब आप ये पास करोगे तभी आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो प्रीलिम्स आप देख सकते हो 200 मार्क्स का होता है टोटल, और 200 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, आप हिंदी में भी पेपर दे सकते हो और इंग्लिश में भी, एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। साथ में टोटल टाइम रहेगा आपके पास 120 मिनट्स, यानी 2 आवर्स का आपको पेपर रहेगा, 2 घंटे का, जिसमें आपको 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के सॉल्व करने रहेंगे। बट हाँ, नेगेटिव मार्किंग रहती है, तो ऑफकोर्स 200 क्वेश्चंस तो नहीं सॉल्व होते हैं, बट हाँ इतना आप टारगेट रखिएगा कि 160 क्वेश्चंस एटलीस्ट आप सॉल्व करके आओ, नहीं तो 150 155 तक। ठीक है, अब इसमें 8 सेक्शंस रहेंगे, सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, इसमें टोटल टाइमिंग है, तो आप अपने हिसाब से टाइम अलॉट कर सकते हो हर सेक्शन को। रीजनिंग के रहेंगे 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, कंप्यूटर्स 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, क्वांट 20 20, डिसीजन मेकिंग 10 10, जनरल अवेयरनेस 20 20,
देन इकोनॉमी एंड सोशल इश्यूज 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 40 क्वेश्चंस एंड 40 मार्क्स। ये जो आप देख रहे हो 7th और 8th, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यू एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यही मेन इनके सब्जेक्ट्स है जिस पे नाबार्ड फोकस करता है। यही सब्जेक्ट्स है जो मेंस में भी आते हैं, आपको डिटेल्ड वे में पढ़ने हैं। बाकी ये सारे में आप थोड़े थोड़ा भी आपने पढ़ के चले गए तो पास हो जाओगे, लेकिन इनको डिटेल्ड वे में पढ़िएगा क्योंकि इनका वेटेज प्रीलिम्स में भी ज्यादा है और मेंस में भी अलग से इन्हीं पे क्वेश्चंस पूरे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यह देख लीजिए क्वालिफाइंग सेक्शन। अब इन्होंने दिया है ये शुरू के जो 4 पार्ट्स हैं, रीजनिंग से लेकर क्वांटिटेटिव तक, डिसीजन मेकिंग तक 5 पार्ट्स, ये क्वालिफाइंग सेक्शन है। इसमें जो इनका मिनिमम रहेगा मार्क्स उतने तक लाना है बस, और जनरल अवेयरनेस एग्रीकल्चर वाले ये मेरिट बेस पे रहेंगे। इसमें एक इनका मिनिमम रहेगा कि आपको 50% मार्क्स लाने हैं, कुछ 55%, तो उतने लाने हैं। इसमें कट ऑफ के हिसाब से नहीं लाने हैं। बाकी 6 to 8 के कट ऑफ के हिसाब से लाने हैं, मतलब जितनी इनकी वैकेंसीज है उसके हिसाब से कितने लोग वो कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका मेरिट बेस्ड है, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, सोशल इशू एंड एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट। तो आप पढ़ाई करते समय इन पे ज्यादा फोकस करिएगा, और ये जो इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, क्वांट पे कम फोकस करिएगा। फिर क्या लिखा है, फिर साफ साफ लिखा है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर्ड इन मेरिट सेक्शन ओनली। ठीक है, तो मार्क्स स्कोर्ड इन मेरिट सेक्शन ओनली, जो आखिरी के 3 सेक्शंस थे उसी पे बेस्ड रहेगा आपको बुलाने का। तो मेंस में देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी रहेगी। इसमें आपके 2 पेपर्स होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपका इंग्लिश का रहेगा, फुल डिस्क्रिप्टिव रहेगा, 3 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेगा और 90 मिनट्स मिलेंगे। तो हम आपको बता देते हैं इंग्लिश में आपसे क्या पूछा जाता है। इसमें एक तो आपकी एसे राइटिंग होती है, प्रेसी राइटिंग होती है, लेटर राइटिंग रहती है और कॉम्प्रिहेंशन रहता है। इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं उसमें। लेटर राइटिंग है, प्रेसी राइटिंग हो सकता है, प्रेसी ना दे के एक आपको एसे, लेटर और एक कॉम्प्रिहेंशन दे दे, तो इस तरीके से 3 क्वेश्चंस आपको देंगे। तो ये ईजी रहता है, बस आपकी ग्रामर पे कमांड अच्छी होनी चाहिए, तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है। फिर आता है इकोनॉमी, सोशल इश्यू एंड एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, जो अभी हमने प्रीलिम्स में देखा था 5th और 6th, वही सेम पेपर इसमें है। तो इस पे क्योंकि नाबार्ड सबसे ज्यादा फोकस करती है, तो 50 मार्क्स का अगेन ESI RD का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें 30 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, आपको आधे घंटे दिए जाएंगे। और फिर इन्होंने डिस्क्रिप्टिव ऐड कर दिया, पहले इसका अगेन एक डिस्क्रिप्टिव नहीं होता था, जब मैंने एग्जाम दिया था उस समय इसका डिस्क्रिप्टिव नहीं होता था, अब नया ऐड किया है, तो आपको इसके हिसाब से भी तैयारी करनी रहेगी। तो इसमें क्या है, आपसे 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। आपके पास ऑप्शंस देंगे, 6 में आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। ओके, तो 4 में आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो 15-15 मार्क्स के हैं, और 2 अटेम्प्ट करने हैं जो 10-10 मार्क्स के हैं। ओके, तो 6 में 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 2 15 मार्क्स वाले क्वेश्चंस और 2 10-10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। तो टोटल इसका वेटेज रहेगा 50 मार्क्स का, और आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे। तो अगेन ये भी डिस्क्रिप्टिव है, आपको कीबोर्ड पे टाइप करके इसके आंसर्स करने रहेंगे। और सिमिलरली स्पेशलिस्ट, राजभाषा, सभी का ही सेम पैटर्न है, सब में वही है, जनरल इंग्लिश, और फिर ये इसमें स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर है। बस पेपर 2 में उसमें इकोनॉमी, सोशल और एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट था। इसमें आप जिस भी पोस्ट के लिए जा रहे हो, फिशरीज है, एग्रीकल्चर साइंस है, IT है, तो उससे रिलेटेड ये ऑब्जेक्टिव पेपर और डिस्क्रिप्टिव आएगा आपका। ठीक है, फिर आपका इंटरव्यू रहेगा, प्रीलिम्स और मेंस जो पास कर लेंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहेगा। फिर उन्होंने साफ साफ दिया इसमें पेनल्टी रहेगी, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर यू गेट अ पेनल्टी ऑफ 1/4 ऑफ द मार्क्स। तो आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिसमें आप श्योर हो, एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि कोई फायदा नहीं है नेगेटिव मार्किंग लाने का। ठीक है, फिर क्या लिखा है, द फाइनल सिलेक्शन एंड रैंकिंग ऑफ द एप्लीकेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन फेज 2 एंड इंटरव्यू टेकन टुगेदर। मतलब प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं ऐड होंगे, मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी। अब इन्होंने कुछ ये दिया है, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि किसी कैंडिडेट के टोटल जो मेरिट लिस्ट बन रही है मार्क्स वो इक्वल आ जाते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे। अगर टोटल मार्क्स इक्वल है तो जिसके मेंस में ज्यादा है उनको वेटेज दिया जाएगा। इन केस अगर मेंस में भी ज्यादा इक्वल मार्क्स है, टोटल में भी इक्वल है, मेंस में भी इक्वल है, तो क्या करेंगे, जिसके ग्रेजुएशन में ज्यादा है उसको प्रेफरेंस मिलेगी। और अगर ग्रेजुएशन में भी मान लीजिए इक्वल आ रहे हैं, तो क्या होगा, जिसकी
एज ज्यादा है। ओके, तो जो सीनियर है, जो बड़ा है एज में, उसको प्रेफरेंस मिलेगी। तो ये चीज समझाई है इन्होंने, जो मैंने आपको इजी लैंग्वेज में बता दी यहाँ पे। अब चलिए सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में इन्होंने साफ साफ लिखा है आंसरिंग क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड ऑन द करंट लेटेस्ट डेवलपमेंट एंड एक्ट्स। तो इसका मतलब अभी इकोनॉमी, सोशल इश्यू, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट आपको पढ़ना तो है ही इसमें सारे टॉपिक्स, बट स्पेशली आप उन पे फोकस रखिएगा। कोई अगर एग्रीकल्चर रिलेटेड न्यू स्कीम अभी जस्ट लॉन्च करी है गवर्नमेंट ने, कोई फार्मर्स वेलफेयर कोई न्यू स्कीम लॉन्च करी है, तो उस स्कीम के अंडर के जो मेन पॉइंट्स है कि कितना बजट एलोकेट किया है, कौन से स्टेट को टारगेट किया है, क्या उनका विजन है इसके अंडर, वो सब इसमें ज्यादा पढ़ के जाइएगा। क्योंकि जो रीसेंट डेवलपमेंट्स होते हैं लेटेस्ट, वो करंट अफेयर्स रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में तो मैंने जैसे बता ही दिया आपको, ऐसे, प्रेसी राइटिंग, लेटर, कॉम्प्रिहेंशन, इससे बेस्ड रहता है। और इकोनॉमी, सोशल इश्यूज में ये सारे ही टॉपिक्स रहेंगे आपके, तो ये आपको पढ़ने रहेंगे। एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट की अगेन ये सारा पूरा आपको पढ़ना रहेगा, लेकिन आप बहुत ज्यादा इसको डेप्थ में ना पढ़ के करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मोर देन 80% जो इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो करंट जो इवेंट्स होते हैं इस फील्ड में, उस पे ज्यादा बेस्ड होते हैं। सिमिलरली जो बजट एलोकेट होता है एग्रीकल्चर को, तो वो कितना हुआ है, उसमें फिर डिफरेंट स्टेट्स के जो भी इंडेक्सेस रिपोर्ट्स आते हैं, तो वो सब पढ़ के ज्यादा जाइएगा इसमें। ठीक है, ये हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर रहे हैं। फिर इसमें लिखा है जो SC ST कैंडिडेट्स है और OBC PWBD, उनके लिए बैंक ये प्री ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाएगी। तो इसके लिए भी आप जा सकते हो, देख सकते हो। एग्जाम देने से पहले की ये ट्रेनिंग होती है, तो आपकी 9 अगस्त 22। कैंडिडेट्स हु डिजायर टू अवेल द ट्रेनिंग में अप्लाई इन द फॉर्मेट बिलो so as to reach before 9 August by the way of email to prerecruitment@nabard.org। तो आपको इस ईमेल आईडी पर मेल करना रहेगा, फॉर्म इसमें दिया रहेगा, वो फिलअप करना रहेगा, और उसमें ये आपको सब्जेक्ट लिखना रहेगा एप्लीकेशन से राजभाषा 2002 तक। ठीक है, तो जो इनकी प्री ट्रेनिंग रहेगी वो आप कर सकते हो, उसमें भी आपको कुछ फायदा मिलेगा, कुछ आपको समझाया जाएगा। तो उसमें क्या होता है, जो नाबार्ड के ही जो एम्प्लॉयज होते हैं, यंग रिक्रूटर्स रहते हैं, उनको भेजा जाता है, तो वही लोग आपको थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं। ऐसे ही हम लोग ने भी स्टेट बैंक में भी किया था प्री ट्रेनिंग, वैसे ही नाबार्ड में भी रहता है। तो कैंडिडेट्स में सेंड अ स्कैन कॉपी ऑफ द फॉर्म अलॉन्ग विद योर कास्ट सर्टिफिकेट टू द ईमेल आईडी। आपको ये फॉर्म फिलअप करना रहेगा, साथ में आप किस कास्ट के हो, OBC SC ST या फिजिकली डिसेबल्ड में अप्लाई कर रहे हो, तो वो बनना रहेगा। ये देखिए, ये इन्होंने फॉर्मेट दिया है पूरा, तो इस फॉर्मेट का प्रिंट निकाल लीजिएगा, फिलअप करिएगा, फिर स्कैन करिएगा और इनको मेल करिएगा अपने कास्ट सर्टिफिकेट के साथ। ओके, ये कुछ एग्जामिनेशन सेंटर्स है, तो आप जिस भी स्टेट को बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फीस जनरल और OBC के लिए टोटल 800 है, 650 प्लस इंटीमेशन चार्ज मिला के, इंटीमेशन चार्ज रिफंड होते नहीं है, तो टोटल 800, और SC ST वालों के लिए 150 है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आपकी सैलरी अलाउंसेस की। मैंने जैसे पहले ही बोला था, ये अराउंड 85,000 आपके टोटल पे हो जाता है। तो इसमें भी वही लिखा है, पे स्केल आपका बेसिक पे रहेगा स्टार्टिंग 28,150। तो इसमें बाकी आपके अलाउंसेस इसमें ऐड होंगे। बेसिक में आपका DA ऐड होगा, लोकल कॉम्पनसेटरी अलाउंट, HRA, ये सब मिला के आपकी ग्रॉस पे रहेगी 70,000। और इसके साथ साथ आपको व्हीकल मेंटेनेंस, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, टेलीफोन चार्जेस, फर्नीचर, ये सब अलाउंसेस भी मिलेंगे। तो इनको भी आप मोटा मोटी मिला ले तो 85-90 के आसपास आपकी सैलरी पे बन जाती है, जो मेरी समझ से बहुत ही अच्छी पे है, और इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, उसमें क्या क्या बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है, बिल्कुल वो तो मिस आउट करनी ही नहीं है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म इसका रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, उसके बाद पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, और फिर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर स्कैन एंड अपलोड। ये 3 स्टेप्स में आपको फिलअप करना है। चलिए देख लेते हैं। ये इन्होंने वापस से डेट मेंशन कर दी, 18 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में आपको फिलअप करना है। मैंने फिर से बता रहे हो, 4 अगस्त तक कर दीजिएगा, उसके आगे तक मत, एकदम लास्ट मोमेंट तक मत बैठे रहिएगा।
अब आपको देखिए इसमें क्या क्या करना रहेगा स्कैन। पहले तो इसको रेडी रखिएगा, फॉर्म फिलअप करने से पहले अपनी फोटो, साइन, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये 4 चीजें रेडी रखिएगा। उनकी उन्होंने स्पेसिफिकेशन नीचे और अच्छे से दी है, वो हम आपको नीचे डिस्कस करेंगे कि क्या उसका साइज होना चाहिए फोटो का, सिग्नेचर का, LTI और हैंड रिटन डिक्लेरेशन। बट एक चीज ध्यान में रखिए सिग्नेचर के बारे में, वो ब्लैक पेन से ही करिएगा, व्हाइट पेपर पे काले पेन से साइन करिएगा और वो कैपिटल लेटर्स में मत करिएगा। इधर भी इन्होंने लिखा है कैपिटल लेटर्स में साइन इनवैलिड होता है, या तो स्मॉल लेटर्स में साइन करिए या हिंदी में साइन करिए, कैपिटल अल्फाबेट्स में साइन इनवैलिड होता है। फिर आपको बाएं हाथ का अंगूठा आपको लगाना है व्हाइट पेपर पे, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, वो आपका ब्लू या ब्लैक दोनों में हो सकता है, बट सिग्नेचर इन्होंने साफ साफ दिया ब्लैक ओनली। साथ में नीचे ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, आई से लेकर रिक्वायर्ड, आई के बाद आपको अपना नाम लिखना है और हेयर बाय डिक्लेयर करके, ये आपको खुद की हैंड राइटिंग में होना चाहिए। ये अगर आप टाइप्ड कर दोगे ना, टाइप करके, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये अपनी हैंड राइटिंग में ये भरिएगा, ये लिखिएगा पूरा एक व्हाइट पेपर पे, और अगेन ये भी ब्लैक इंक में होना चाहिए। तो ये 4 चीजें आप स्कैन करके रेडी रखिएगा, फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने पे आइएगा। ये डिक्लेरेशन का इन्होंने साफ साफ लिखा है, ये कैंडिडेट्स हैंड राइटिंग एंड इन इंग्लिश ओनली। इस डिक्लेरेशन को आप हिंदी में नहीं लिख सकते हो, इसी में लिखना है, इंग्लिश में ही, और अपनी हैंड राइटिंग में लिखना रहेगा। फिर आपको क्या ध्यान रखना है, अपना पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये आपका होना चाहिए। ईमेल आईडी नहीं बना है तो उसको बना लीजिए, और वो हमेशा एक्टिव रखना है, क्योंकि उसमें आपकी डिटेल्स आती रहेंगी। जब भी कॉल लेटर अपलोड होगा इसकी वेबसाइट पे तो आपको इसमें जानकारी मिलेगी। तो आपको क्या करना है, अब सबसे पहले आपको वेबसाइट ओपन कर लेनी है, www.nabard.org/career। इसमें आप चले जाओगे तो उसमें आपको बड़ा सा दिखेगा अप्लाई ऑनलाइन, इसके लिए ग्रेड ए के लिए, उसमें आपको क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन ये कर देना है। उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स फिलअप कर देनी है, अपना नाम, फादर्स मदर्स नेम, एड्रेस, और ये सब करके सेव कर देना है। और फिर लास्ट सबमिट करने से पहले एक बार प्रीव्यू टैब पे अच्छे से प्रीव्यू कर लीजिएगा कि कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर दी है या कोई इंफॉर्मेशन गलत तो नहीं भर दी है। नहीं तो बाद में डॉक्यूमेंट्स जब वेरीफाई होंगे और अगर कुछ भी गलत पाया जाएगा तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको पेमेंट टैब पे जाना है, वहां पे ऑनलाइन पेमेंट का ये ऑप्शन रहेगा, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप फीस पे कर सकते हो और फिर सबमिट करिएगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं फोटो एंड सिग्नेचर स्कैन एंड अपलोड। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ध्यान से देख लीजिए। साफ साफ लिखा है अगर साइन और फेस आपका अनक्लियर है, ब्लर है, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो एकदम क्लियरली स्कैन होना चाहिए। फोटोग्राफ आपकी रीसेंट पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, 3 महीने से ज्यादा पुरानी फोटो मत अपलोड करिएगा। कलर्ड पिक्चर अपलोड करिएगा, ब्लैक एंड व्हाइट में रिजेक्ट हो जाती है। अगर आप चश्मा पहनते हो, ग्लासेस और ग्लासेस पहन के फोटो ले रहे हो, तो उसमें फ्लैश लाइट, कैमरे की फ्लैश लाइट उसमें नहीं आनी चाहिए। चश्मे में आपकी साफ इमेज आनी चाहिए, आईज प्रॉपरली दिखनी चाहिए। साथ में किसी भी तरीके की कैप, हैट, टोपी या गॉगल्स पहन के अगर फोटो लिए तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। रिलीजियस हेडवेयर, यानी जो भी सरदार लोग टर्बन पहनते हैं वो पहन के फोटो खिंचवा सकते हैं, बट मुस्लिम्स लोग जैसे कुछ भी ऐसा नहीं पहन सकते, यानी बुर्का, जिससे कि आपका फेस ही कवर हो रहा हो। तो फेस आपका क्लियरली विजिबल होना चाहिए। डायमेंशंस इसमें लिखे हैं साफ साफ, ये देख लीजिए, 200 बाय 230 पिक्सल्स, जिससे कि ये रेजोल्यूशन में क्लियर रहेगी इमेज। आपकी जो साइज होनी चाहिए फाइल की वो 20 KB से 50 KB। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें आप ये पहले रेडी रखिएगा। पेंट में जाकर अपनी जो फोटो है उसको इस साइज की खुद ही से बना सकते हैं, उसके लिए इंटरनेट कैफे तक दौड़ने की भी नहीं जरूरत है। सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन, तो इनके लिए अभी इन्होंने ये 5 साइजेस दी है, ये आप देख लीजिएगा अच्छे से। कि साइन का वापस इन्होंने दिया ब्लैक इंक पेन ओनली, ब्लैक इंक से साइन करिएगा। उसके डायमेंशंस दिए 140 बाय 160। फाइल साइज दी है उसकी 10 KB बाय 20 KB, और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन की दी है 20 KB बाय 50 KB। तो ये सब आप फाइल साइज देख लीजिएगा। फॉर्मेट इसका फाइल टाइप JPG रहेगा, और ये डायमेंशंस है। तो इसी डायमेंशंस में आप अपनी फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और रिटन डिक्लेरेशन, ये चारों चीजों के डायमेंशंस दिए हैं, इसी में ही अपलोड करिएगा। फिर आ जाते हैं इंपॉर्टेंट जनरल इंस्ट्रक्शंस, डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स।
कॉल लेटर्स के लिए आपको नाबार्ड की वेबसाइट विजिट करनी रहेगी और वहां पे आपको फेज 1 फेज 2 के कॉल लेटर्स मिल जाएंगे और इसके बारे में इंटीमेशन, आपको जानकारी, जो भी आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर किया रहेगा उसमें आपको बता दिया जाएगा, मैसेज आ जाएगा कि आप कॉल लेटर अब अवेलेबल हो गए वेबसाइट पे, आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो जब कॉल लेटर आप डाउनलोड करोगे तो उसके लिए आपको क्या क्या लगेगा, जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर आपको अलॉट होगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है और पासवर्ड क्या रहेगा आपका, डेट ऑफ बर्थ, तो आपको अपनी डीओबी लिखनी है और साथ में वो कॉल लेटर आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, उसमें आपको अपनी रीसेंट फोटो एक पेस्ट करके ले जानी है। ठीक है, तो जिस दिन एग्जाम है उस दिन आपको एक कॉल लेटर, उसमें फोटो पेस्ट की हुई और साथ में एक फोटो आईडी प्रूफ। फोटो आईडी प्रूफ में आपको बता देते 6 ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी और मनरेगा कार्ड, तो वो ही सब वैलिड प्रूफ्स है जो आपको ले जाने। राशन कार्ड और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस इनवैलिड है, तो राशन कार्ड, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस मत ले जाइएगा। ठीक है, तो ये सब आपको ले जाना रहेगा एग्जाम के डेट के दिन। अगेन लास्ट में इन्होंने वापस वही दिया है इंपॉर्टेंट डेट्स 18 जुलाई टू 7 अगस्त, जो आप पूरा अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ये था फुल नोटिफिकेशन। आई होप आपको सब चीजें अच्छे से समझ में आ गई। फिर भी कोई भी डाउट रह जाती है आप कमेंट करिए, वी आर हैप्पी टू रिप्लाई टू यू एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही वीडियोस फ्री में बनाते रहे और अपनी नॉलेज स्प्रेड करते रहे। चलिए मिलते हैं न्यू सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।